मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा, वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। दोस्तों, पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें बहुत सारे नए नए बिल जो है पास पेश किए जा रहे हैं। तो इसी ड्यूरेशन में जो लास्ट 12 दिसंबर को राज्यसभा में गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके निर्वाचन को पेश किया। लेकिन कुछ टाइम पहले ड्यूरिंग मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था, बट गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट मेक चेंजेस इन इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट बिल। तो वो क्या था कि राज्यसभा में 12 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल पेश किया, क्योंकि गाइड करा कि फ्यूचर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कि उनको फ्यूचर में कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ये जो बिल है, जो सबसे पहले 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, बट इसका डिस्कशन अभी मानसून सेशन के ड्यूरेशन में इसका डिस्कशन चल रहा है। अब देखते हैं कि बिल क्या है। इसी साल मार्च 2023 को 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें कहा कि जिसके 3 मेंबर होंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि गवर्नमेंट इसे अपॉइंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट इसे कैसे अपॉइंट करती थी वो हम आगे देखेंगे। प्रीवियसली क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फ्री हैंड इन अपॉइंटिंग दीज ऑफिशियल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फ्री हैंड था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है अपने तरीके से। तो होता यह था कि जो यूनियन मिनिस्टर की काउंसिल है विच सेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती थी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती थी कोई पर्टिकुलर नाम के बारे में, कोई पर्टिकुलर जो भी बंदा है ABC XYZ ये बंदा है, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन 2 बंदों को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाना है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही तो अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करेगी। जो ऐसे बंदों को अपॉइंट करेगी जो उनके साइड, उनके पक्ष में उनको थोड़ा फेवर कर सके, तो ऐसे बंदों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। और गवर्नमेंट एडवाइस करता था प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर एक लॉ बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने सजेशन दिया कि पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे, सेकंड मेंबर होगी मेंबर ऑफ द अपोजिशन एंड थर्ड मेंबर होंगी ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसमें चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ब्रॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। इसके अकॉर्डिंग जिस कमेटी में मेंबर होंगे PM, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने चेंज करके कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को वो इस कमेटी में शामिल कर सकते हैं। तो वो है कि देखो, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया मेंबर, ठीक है, और एक मिनिस्टर हो गया विच इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो एक ही टीम में होगा। मतलब ये जिस बंदे को चाहेंगे उसे अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो वोट है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन किया था उसमें, मतलब कि भाई एक नाम सजेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, एक नाम सजेस्ट करेंगे
लीडर ऑफ द अपोजिशन। उसके बाद वोटिंग होगी, अगर दोनों उसमें नहीं होते तो एक नाम सजेस्ट कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद उन तीनों नाम पर डिस्कस करके किसी एक को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाएंगे। बट गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली पूरा चेंज कर दिया। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक चीज़ यहाँ पे और की। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था, उसके स्टेटस को भी डाउनग्रेड कर दिया। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, द बिल ऑल्सो प्रपोज गिविंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर सेम सैलरी, पर्क एंड अलाउंस एज द कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब कि अब जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होगी, अलाउंस होंगे, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल होंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 के उसमें होता कि जो भी अलाउंस, पर्क्स होंगे, जो भी सैलरी होगी वो, और जो भी पोजीशन होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ऑब्वियसली इसको लेकर गवर्नमेंट के कुछ क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। तो मतलब अपोजिशन क्रिटिसिज्म कर रहा है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इसी उसको लेके जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर है राघव चड्ढा, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा, वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। But the main issue flagged by current and former Election Commissioner of India official was the apparent downgrading of status of Election Commissioner of India. तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो पोजीशन डाउनग्रेड किया, मतलब उन्होंने इसको कर दिया कैबिनेट सेक्रेटरी के उस इक्वल, जो होता है IAS। तो पहले क्या होता है, पहला इक्वल था सुप्रीम कोर्ट की जजेस के इक्वल। तो पहले अगर उसे किसी मिनिस्टर को के अगेंस्ट कोई चीज़ है, उसको मतलब कुछ पूछने के लिए बुलाना है, तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट उसे बुला सकता था। बट उसका स्टेटस अगर कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल हो जाएगा, तो उसके पास वो अधिकार नहीं रहेंगे कि वो किसी के अगेंस्ट कार्रवाई कर सके, किसी के अगेंस्ट कुछ कदम उठा सके। इसलिए जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को कहा है। While the salaries of Supreme Court judge and the cabinet secretary are the same, there are differences in the allowance and perks. However, a group of former chief election commissioners wrote to the government objecting to the downgrades not on account to the changes in perk but because of the changes of status. तो बात भाई है, तो यहाँ पे देखो वही बात की गई, मतलब अगर स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होगा तो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है किसी भी मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन भेज सकते हैं, निर्देश भेज सकते हैं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। बट अगर उनका स्टेटस जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल होगा तो मिनिस्टर के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें समन भेज पाएंगे, क्योंकि उनका स्टेटस जो मिनिस्टर से नीचे ही रहेगा। क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी का जो स्टेटस है वो शायद नीचे रहता है मिनिस्टर से, बट सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस है वो सबसे ऊपर होता है, बिलो द प्रेसिडेंट। If this status is changed to that government official, it would affect their ability to do so. So what's next? तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, मार्च से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी इमर्ज नहीं हुई है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, एंड हैव बीन मेड थ्रू द मैकेनिज्म लेड डाउन बाय द कोर्ट। द नेक्स्ट वैकेंसी जो है, अगली वैकेंसी जो आएगी वो फरवरी 2024 के बाद ही होगी, क्योंकि तब फरवरी 2024 में जो है इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्रा पांडे का रिटायरमेंट है। Meanwhile, the amendments that are said to be moved by Law Minister Arjun Ram Meghwal are expected to restore the equivalence with a Supreme Court judge.
तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से इसमें चेंज अमेंडमेंट किया और ऐसा चेंज किया। तो उसके बाद क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर द स्टेटस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर वुड बी कीप्ड द सेम एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब कि जो इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटस है वो एज इट इज़ रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जिसकी पहले उसका स्टेटस था वही होगा, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल नहीं किया जाएगा। द सेम सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड लीव इनकास्टमेंट्स रूल्स। So that's enough for it. Thank you so much.